नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक्सटर्नल हेल्प में। दोस्तों, डिक्टेशन की गति रहेगी 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन जनसत्ता के एडिटोरियल पार्ट से लिया गया है, जो कि है 12 जून 2021 से। काफ़ी अच्छे डिक्टेशन है, आप सभी लोग लिखें और कम से कम गलतियां करें। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। पिछले कुछ महीनों से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जिस तरह लगातार बढ़ोतरी हुई है, वह हर बार प्रथम दृष्टया महज चंद पैसों का इजाफा लगता है, लेकिन करीब एक महीने के दौरान तेल के दाम 23 बार बढ़ाए गए और अब यह वृद्धि जमा होकर 5 से 6 रुपये तक की हो गई है। अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि तेल के दाम में इस तरह की बढ़ोतरी की वजह से आम लोगों की रोज़मर्रा की ज़रूरतें की चीज़ें किस कदर प्रभावित हुई होंगी। कोरोना जैसी महामारी की वजह से लगभग सब कुछ की बंदी के चलते बड़ी तादाद में लोगों की आमदनी पर पहले ही बहुत बुरा असर पड़ा है। ऐसे में एक ओर पेट्रोल डीजल और दूसरी ओर खाने पीने के सामान के बढ़ते दाम ने साधारण और ख़ास तौर पर कम आय वर्ग के लोगों की जिंदगी दुभर कर दी है। विडंबना यह है कि देश की राजनीति में इस तरह की कमर तोड़ डालने वाली महंगाई अब पहले की तरह एक गंभीर मुद्दा नहीं रह गई लगती है। ज़्यादातर राजनीतिक पार्टियां इस मसले पर औपचारिक बयानबाजी से आगे जाकर ज़मीनी स्तर पर बिगड़ते हालात को केंद्र बना विरोध प्रदर्शन नहीं करती हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने शुक्रवार को पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के मुद्दे पर देश भर में विरोध प्रदर्शन करके यह संदेश देने की कोशिश की है कि उसे आम लोगों की फिक्र है। लेकिन सवाल है कि तेल की बेलगाम होती कीमतों की वजह से आम लोगों की परेशानी को महसूस करने में उसे इतना लंबा वक्त क्यों लग गया। यूँ किसी भी पार्टी के विपक्ष में होने का मतलब यही होता है कि वह जनता के हक में सत्ता के बरकस खड़ी होकर सवाल पूछे और ज़रूरत पड़ने पर ज़मीनी स्तर पर विरोध प्रदर्शन करें। इसलिए कांग्रेस ने अगर तेल की बेलगाम कीमतों के मुद्दे पर प्रदर्शन किया है तो यह उसकी स्वाभाविक जिम्मेदारी है। विडंबना यह है कि पहले ही महामारी की मार से आर्थिक और हर स्तर पर दुख झेलते लोग लंबे समय से महंगाई से परेशान हैं और किसी राजनीतिक पार्टी को यह कोई गंभीर मुद्दा नहीं लगा। इस लिहाज से देखें तो कांग्रेस ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर विरोध प्रदर्शन जरूर किया, लेकिन यह देर से उठाया गया एक औपचारिक कदम लगता है। कांग्रेस के नेताओं की ओर से पेट्रोल और डीजल पर कर की दरों पर सवाल उठाया गया, लेकिन जब इस मसले पर कोई पार्टी देशव्यापी प्रदर्शन करती है तो उससे यह उम्मीद स्वाभाविक है कि वह अपने शासन वाले राज्यों में कर के मामले में लोगों को राहत दे। ऐसा करने से दूसरी पार्टियों के शासन वाले राज्यों में भी इस मसले पर दबाव बढ़ेगा। इसके अलावा यह समझना मुश्किल है कि लंबे समय से मांग के बावजूद पेट्रोल डीजल को
जीएसटी के दायरे में लाना जरूरी क्यों नहीं समझा गया? गौरतलब है कि पिछले कई महीनों से तेल के दाम में लगातार कुछ पैसों की बढ़ोतरी होती रही है। आज हालत यह हो चुकी है कि देश के कई शहरों में पेट्रोल के दाम 100 रुपये प्रति लीटर के पार जा चुका है और डीजल की कीमतें भी इसी तरह आसमान छू रही हैं। यह जगजाहिर है कि डीजल के दाम में बढ़ोतरी का सीधा असर माल ढुलाई पर पड़ता है और इससे बाजार में सभी वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं। रोजी रोजगार के ज़्यादातर धंधे ठप होने के समांतर ही खाने पीने सहित तमाम चीज़ों की महंगाई ने लोगों के सामने खुद को बचाने जैसी मुश्किल पैदा कर दी है। ऐसे में महंगाई से राहत और इस पर काबू पाना सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए अहम मुद्दा होना चाहिए। विराम पैरा। इस साल फरवरी में भारत और चीन ने पूर्वी लद्दाख में पेंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी हिस्से से अपने सैनिक हटा लिए थे। तब इसे भारत की कूटनीतिक जीत के रूप में देखा गया था। इसके बाद भारत को उम्मीद थी कि चीन अब जल्दी ही देपसांग, हॉट स्प्रिंग और गोगरा से भी अपने सैनिकों को हटाने की दिशा में कदम बढ़ाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज भी चीनी सैनिक इन ठिकानों पर जमे हैं और दोनों देशों के बीच तनाव बना हुआ है। भारत एक नहीं कई बार दो टूक शब्दों में कह भी चुका है कि जब तक टकराव वाले इन तीनों इलाकों से चीनी सैनिक नहीं हटेंगे तब तक इलाके में तनाव बना रहेगा और इसका जिम्मेदार चीन होगा। इसलिए अब यह चीन पर ही निर्भर है कि इसका वह क्या चाहता है। हालांकि संवेदनशील ठिकानों से सैनिकों को हटाने के लिए भारत चीन के बीच सैन्य और राजनीतिक स्तर पर वार्ताओं के दौर होते रहे हैं, पर इनका ठोस नतीजा नहीं निकल रहा है। इसलिए भारत की चिंता और नाराजगी स्वाभाविक है। यह कोई छिपी बात नहीं रह गई है कि चीन मामले को लंबा खींचने की रणनीति पर चल रहा है। उसे लग रहा है कि जितनी देर की जाएगी मुद्दा उतना ही पुराना पड़ता जाएगा और वह वहाँ सैनिकों को बनाए रख पाने में कामयाब होगा। इन कुटिल चालों से उसकी मंशा तो उजागर हो गई है। विराम पैरा। गौरतलब है कि भारत और चीन के बीच 11वें दौर की कमांडर स्तर की वार्ता इस साल 9 अप्रैल को हुई थी। इसके पहले मार्च में राजनयिक स्तर की वार्ता का दौर हुआ था। तब चीन भी इस बात पर सहमत हुआ था कि समझौते के मुताबिक देपसांग, हॉट स्प्रिंग और गोगरा से वह अपने सैनिकों की वापसी करेगा, पर इसके बाद उसने एकदम मुँह फेर लिया। चीन के साथ मुश्किल यह है कि वह वार्ताओं के दौरान तो बराबर से सहमति जताता है, लेकिन जब अमल की बारी आती है तो पलटी मार जाता है। ऐसा नहीं कि भारत उसके इस पाखंड को समझता नहीं है, लेकिन भारत अपनी तरफ से ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहता जिससे चीन को उलाहना देने का कोई मौका हाथ लग जाए। जो हो, भारत का रुख एकदम कड़ा और साफ है कि जब तक चीन अपने सैनिकों को विवादित जगहों से नहीं हटाता है
तब तक शांति की बात बेमानी ही है और इसी रुख पर भारत को अब अड़े रहना चाहिए। विराम पैराम। दरअसल फरवरी में पेंगोंग से चीन ने अपने सैनिकों को यूं ही नहीं हटा लिया था, उस पर अमेरिका का भारी दबाव था। राष्ट्रपति पद संभालने के बाद पेंगोंग गतिरोध पर चीन को चिताते हुए जो बाइडेन ने साफ कहा था कि संकट के वक्त अमेरिका भारत के साथ खड़ा रहेगा। अगर चीन का इरादा शांति की दिशा में बढ़ना होता तो पेंगोंग झील सहित और इलाकों से पहले ही सैनिकों को हटा लेता। अमेरिका को दखल का मौका ही नहीं मिलता। अब चीन इस इलाके में सैन्य गतिविधियां तेज करते हुए दबदबा दिखाने की हरकतें कर रहा है। हाल में पूर्वी लद्दाख के दूसरी ओर उसकी वायु सेना ने बड़ा अभ्यास किया। भले यह उसने अपने इलाके में किया हो, पर इसका जो संदेश है वह सब समझ रहे हैं। तिब्बत के इलाके में चीन और पाकिस्तान की सेना का साझा अभ्यास भी चल ही रहा है। कुल मिलाकर गेंद अब चीन के पाले है। देखने की बात यह है कि आखिर वह कब तक भारत को छकाता है। विराम समाप्त। दोस्तों ये थी डिक्टेशन 11 मिनट 45 सेकंड की। काफ़ी अच्छी डिक्टेशन है। स्पीड इसकी 100 WPM है। जनसत्ता के एडिटोरियल पार्ट से ली गई डिक्टेशन है। काफ़ी अच्छी डिक्टेशन है। इस प्रकार की डिक्टेशन ही आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।